हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेबिन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नेबिन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे तैयारी कराई जा रही है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। मैग्नेबिन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल आपको तैयारी कराता है आपके फाउंडेशन कोर्स की। अगर आप हैं 7th 8th 9th और 10th क्लास में और आपका सपना है आईआईटी क्लियर करना, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चैनल आपके इस मकसद को पूरा कराएगा, आपके इस गोल को आपको दिलवाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट 2। टॉपिक आप देख रहे हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। एक बहुत प्यारा टॉपिक जहां पे मैंने आपको कंप्लीट थ्योरीज और 2 डीपीपी सॉल्व कराई थी। 2 डीपीपी मतलब जो दूसरी डीपीपी थी उसके 2 पार्ट्स थे, तो टोटल 3 डीपीपीज आपको देखने को मिलेंगी और इसी के साथ में प्रैक्टिस शीट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। जब आप जुड़ते हैं मैग्नेबिन्स के साथ तो यहाँ पे आपको कहीं कोई किसी तरह का चार्जेस पे नहीं करना। आपको सिर्फ वीडियो को देना है एक लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर भी। तो चलिए, जब मैग्नेबिन्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स के अंदर कंप्लीट थ्योरी हर छोटे टॉपिक की दी जा रही है। इसी के साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो यस, डीपीपीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो डीपीपीज आपको अवेलेबल कराई जाती हैं उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो आपके टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा है और आपको दे रहा है कंप्लीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के वीडियोस भी। तो मतलब अगर आपको ये टेंशन है कि सर कोचिंग के साथ, स्कूल के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम कैसे आगे का गोल क्रॉस करें, तो इसके लिए कंप्लीट आपकी हेल्प कर रहा है मैग्नेबिन्स। साथ ही में आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिस शीट्स आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व कराई जाती हैं और उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस शीट 2। पहला सवाल आपके सामने, एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, बस आपको इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे बोला है अगर एक्स वाई जेड एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है, और जैसे ही वर्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यूज़ होता है तो मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि मैंने आपको जो प्रोपोर्शन वाली थ्योरी थी वहाँ पे इस वर्ड को समझाया है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब जब 2 रेशियोज A:B और B:C जब आपस में यहाँ पे ये टर्म्स इक्वल होती हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं A:B:C, जिसको बताने का तरीका होता है A/B = B/C। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलती है B मल्टीप्लाइड विद B is B² एंड A मल्टीप्लाइड विद C is AC। ये है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कह रहा है अगर B² की वैल्यू AC है, मतलब अगर इस A B की जगह हम X Y Z ले लें जैसा कि इन्होंने बोला है, तो एक काम करिए, हम X Y Z को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और आपको X Y Z के टर्म्स में चीज़ें समझाऊं, चलिए, ये कह रहे हैं एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो x:y:z का मतलब है कि यहाँ पे x/y = y/z। दैट मीन्स y² की जो वैल्यू है वो xz है। क्लियर है? तो इसको अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं, आपसे कहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे कि जो दिया है x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखा है x - y + z। इनको सॉल्व करने पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये आ जाएगा x², x मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो ये हो जाएगा -yx, x मल्टीप्लाई होगा z के साथ तो ये हो जाएगा +zx। ये मेरा x के साथ ये तीनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। y को जब इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा +yx -y² एंड +yz। और ऐसे ही अगर मैं z को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा +zx प्लस इंटू माइनस इज -yz, z मल्टीप्लाइड विद z इज +z²।
क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके सामने सॉल्व हुआ। अब अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप उसको पहले तो कैंसिल आउट कर दीजिए। आप देखिए माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स, तो ये पूरी चीज इसके साथ कट गई। जेड एक्स जेड एक्स, वाई जेड, तो प्लस वाई जेड और माइनस वाई जेड आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको मैंने कैंसिल कर दिया। और बाकी चीजें अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे तो आप देखेंगे जेड एक्स और जेड एक्स 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2zx। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 2zx आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 3 टर्म्स बची थी, 1 2 और 3, zx और zx हो गया 2zx। zx का मतलब तो y स्क्वायर था, तो एक काम करो zx की जगह पे आप y स्क्वायर डाल दीजिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर आगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर क्या किया आपने? तो मैंने क्या किया समझिएगा, 2y स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये है हमारा आंसर सी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी आया। जो इन्होंने बोला था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड के बराबर है। इसी वैल्यू को हमने यूज किया जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो इस तरह के रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन से डेफिनेटली मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस शीट 1 पूरी तरीके से सॉल्व कर ली है, येस और नो। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर 1 जो शीट नंबर 2 मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ आया हाँ या ना? ठीक है, येस और नो में आप मुझे नीचे आंसर देंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स प्लान्ड अ टी पार्टी। 7 दोस्त हैं जिन्होंने एक टी पार्टी का अरेंजमेंट किया। कितने दोस्त हैं? तो टोटल फ्रेंड्स आपको दिए हैं, टोटल फ्रेंड्स आपको दिए हैं 7। देखिए जो डाटा दिया है उसको मैं साथ साथ दिखता हुआ चलूंगा। द एक्सपेंसेस पर बॉय इन रुपीज इज न्यूमेरिकली 1 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इन दोस्तों में ये पता चल रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों हैं, बट कितने लड़के कितनी लड़कियां ये क्वेश्चन में आगे कहीं अगर दिया है तो पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है कि जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे आए हैं उस पार्टी के, वो कितने आए हैं? एक लड़के के ऊपर, एक लड़के के ऊपर खर्चा कितना आया है? तो वो आया है 1 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कितनी टोटल नंबर ऑफ लड़कियां थी, उन लड़कियों में से अगर मैं जो उनका नंबर है, मान लीजिए 100 लड़कियां थी, तो 100 में से अगर -1 कर दूंगा तो 99 रुपीज खर्चा हर लड़के का आया है। इस तरीके से बोलना चाह रहा है। एंड द एक्सपेंसेस पर गर्ल, अच्छा लड़कियों के ऊपर भी कॉन्ट्री किया होगा इन लोगों ने, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा पैसा और फिर पार्टी की होगी। तो टोटल 7 दोस्त हैं, जितनी लड़कियां हैं उन लड़कियों के टोटल संख्या में से अगर -1 करूं तो इतना खर्चा हर एक लड़के के ऊपर आया, ऐसा इन्होंने बोला है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द एक्सपेंसेस पर गर्ल, और लड़की के ऊपर खर्चा कितना आया है? तो इज न्यूमेरिकली 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। वही सेम चीज लड़कियों के ऊपर भी खर्चा आया। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इज 8:9, तो रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस दिया है। रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस कैसे दिया है? पहले बात हो रही है बॉयज की, तो बॉयज टू गर्ल्स ये एक रेशियो दिया है मुझे, और ये रेशियो कितना दिया है? ये दिया 8:9, तो 8:9 का रेशियो दिया है। ठीक है, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच बॉय। आप बताइए हर लड़के पे खर्चा कितना आया, हर लड़के ने कितना खर्चा किया होगा। तो ईच एंड एवरी बॉय का खर्चा बताना है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, तो हम ऐसा बोल देते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। हम लड़कों को x मान लेते हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल दोस्त 7 थे, 7 लोग पार्टी करने गए, उसमें x नंबर ऑफ बॉयज थे, तो लड़कियां कितनी है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। टोटल संख्या में से अगर आप लड़के हटा दें तो वो लड़कियां बची। यही चीज हमने यहाँ पे किया है। तो नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 माइनस एक्स। लड़कों के ऊपर खर्चा कितना बोल रहा है वो, तो एक्सपेंसेस ईच बॉय, हर एक लड़के का खर्चा कितना आया? तो जितनी लड़कियां थी, ठीक है, उन लड़कियों में से टोटल संख्या जो लड़कियों की थी उसमें से अगर -1 रुपीस कर दूं तो ये एक लड़के का खर्चा है, ठीक है, जो कि निकल के आ रहा है 7 माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स रुपीज। हर एक लड़के का खर्चा कितना निकल के आया? 6 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंसेस ईच गर्ल, हर एक लड़की का अगर मैं खर्चा देखूं तो एक्सपेंसेस ईच गर्ल, हर एक लड़की का एक्सपेंसेस कितने हैं? तो जितने लड़के थे, लड़के x थे, उनमें से -1 कर दीजिए, ये हर एक लड़की का खर्चा है। तो इतना एक्सपेंसेस एक लड़की पे आया, ठीक है। ये रुपीस में है, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है रुपीस में। अच्छा, लड़कों ने टोटल कितना खर्च किया? अगर मैं ऐसा निकाल लूं, नहीं रेशियो दिया है ना, तो एक्सपेंसेस हमारे निकल आए, लड़कियों के जो खर्चे, लड़कों के जो खर्चे हैं एक लड़के का, तो टोटल कितने लड़के थे? टोटल x लड़के थे। तो देयरफॉर x नंबर ऑफ बॉयज एक्सपेंसेस, इनके खर्चे कितने हैं? तो x नंबर ऑफ बॉयज थे, हर एक लड़के का खर्चा 6 माइनस एक्स है, तो टोटल x लड़कों का खर्चा कितना? तो x नंबर ऑफ बॉयज का जो एक्सपेंसेस है वो नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाइड विथ हर एक लड़के का खर्चा, ठीक है। ये इक्वेशन मैं बना सकता हूं, ये निकल के आएगी 6x, ये निकल के आएगी 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हर एक लड़के का खर्चा निकल के, मतलब x नंबर ऑफ बॉयज का खर्चा है, टोटल खर्चा। तो x नंबर ऑफ बॉयज का एक्सपेंसेस आ गया। और फिर लड़कियां कितनी थी? तो लड़कियां थी आपकी कितनी? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 माइनस एक्स। सिमिलरली मैं कहूंगा कि 7 माइनस एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 माइनस एक्स गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स का खर्चा कितना होगा? इतनी लड़कियां थी, ठीक है, तो इनका एक्सपेंसेस कितना था? तो 7 माइनस एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स का जो एक्सपेंसेस था वो कितना है? हर एक लड़की का खर्चा कितना था? एक्सपेंसेस ईच गर्ल था x माइनस 1, दैट मीन्स 7 माइनस एक्स टोटल लड़कियां थी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाइड विथ ईच गर्ल एक्सपेंस, हर एक लड़की का खर्चा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल अमाउंट निकल के आएगा जिसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर टोटल लड़कों का खर्चा इतना, टोटल लड़कियों का खर्चा इतना, और इनका रेशियो दिया है लड़कों का, बॉयज टू गर्ल्स, तो हम कह सकते हैं ये रहे बॉयज 6x माइनस एक्स स्क्वायर टोटल एक्सपेंसेस अपॉन 7 माइनस एक्स एंड x माइनस 1, ये रेशियो निकल के आ रहा है कितना? 8:9 का। तो 8:9 का, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कि हर एक लड़के का खर्चा कितना है, हर एक लड़की का खर्चा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो दिया था, बॉयज का टोटल खर्चा इज 2, गर्ल्स का टोटल खर्चा, ये एक रेशियो बन के आएगा 8/9। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, जिसको मैं डाल देता हूं व्हाइट बॉक्स में, तो आपको चीजें सॉल्व होती हुई मिल जाएंगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक ब्लैंक शीट के ऊपर, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं यहां से। चलिए इधर देखिएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो पीछे हमने क्या इक्वेशन बनाई थी? 7x x माइनस 1, तो 7 माइनस एक्स एंड x माइनस 1, यही हमारी इक्वेशन थी। चलिए इधर देखेंगे तो कहाँ गया? यस, 7 माइनस एक्स एक्स माइनस 1,
ये हमने लिख दिया, फिर उसके ऊपर था 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यस ये 8/9, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये 9 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 मल्टीप्लाइड विथ 6x माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये पूरा नीचे का डिनोमिनेटर 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 8, 7 माइनस एक्स एंड x माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो 9 इंटू 6 इज 54, 54x माइनस 9x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 बिग ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू एक्स इज 7x, 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 54x माइनस 9x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7x प्लस x इज 8x, 8x इंटू 8 तो इज 64x, 8 इंटू 7 इज 56 तो माइनस 56 एंड माइनस 8x स्क्वायर। क्लियर है? तो 7x प्लस x 8x होता है, 8x इंटू 8 64x, डायरेक्ट लिखा है मैंने। चलिए इधर देखिएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 54x, और यहां से ये 64 इधर जाएगा तो माइनस 64x विच इज इक्वल्स टू माइनस 56 माइनस 8x स्क्वायर, और ये माइनस 9 उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे ये हमें मिल रहा है 54 माइनस 64, तो यहाँ पे 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा माइनस 10x। क्लियर है? 60 में से 54 गए तो 6 और 4 और बचा था तो 10, तो माइनस 10x विच इज इक्वल्स टू माइनस 56, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के मिलेगा, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 10x इधर जाएगा तो प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 56 विच इज इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 56 उसी साइड था, सिर्फ माइनस 10x मैं उधर ले गया हूं तो प्लस 10x हुआ। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 56 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो ये आपके बनेंगे क्या, तो 56 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 8 इज 16, 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स 8, 2 7 टाइम्स 14, तो 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 7 इज 14, 4 एंड 14, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 4x प्लस 14x माइनस 56 विच इज इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट किया मैंने, और यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे ये आ जाएगा अगेन x माइनस 4 और प्लस 14 बाहर कॉमन विच इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 एक फैक्टर बनेगा और x माइनस 4 एक फैक्टर बनेगा। रूट्स निकाल लीजिए तो x की वैल्यू या तो 4 आएगी या माइनस 14 आएगी। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि भाई जो लड़कों का खर्चा है वो या तो 4 रुपये हुआ है या माइनस 14 हुआ है। माइनस 14 कभी वैल्यू हो नहीं सकती, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम कहेंगे जो बॉयज़ के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो जो हमने x लिया था x की वैल्यू 4 है। पीछे देख लीजिएगा x हमने क्या लिया था, तो x हमने लिया था लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, तो टोटल 4 लड़के थे, ठीक है। तो देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच बॉय, हर एक लड़के का खर्चा कितना है। तो एक्सपेंसेस ऑफ ईच बॉय इज 6 माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस 4 कर दीजिए, हर एक लड़के का खर्चा। तो एक्सपेंसेस ऑफ ईच बॉय, हर एक लड़के का खर्चा है 6 माइनस एक्स, और 6 माइनस एक्स का मतलब है यहाँ पे आपका आया x की वैल्यू 4। तो एक्सपेंसेस बाय, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये आएगा एक्सपेंसेस ऑफ ईच बॉय, हर एक लड़के का खर्चा कितना आया, तो हर एक लड़के का खर्चा आ रहा है 6 माइनस एक्स, और ये आ रहा है 2 रुपया, 2 रुपीज़। क्लियर है? तो 2 रुपये मेरा आंसर है। हर एक लड़के का खर्चा कितना आया, 2 रुपये खर्चा आया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ,
ऑप्शन ए मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ए, 2-2 रुपए का खर्चा हर एक लड़के का आएगा। यहाँ पे एक सवाल और हो सकता था, अभी तो एक्सपेंडिचर पूछ ले, ये पूछ सकते थे टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताइए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। तो कैसे हमने चीज़ों को सॉल्व किया, यूजिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो यहाँ पे आपने चीज़ों को देखा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। इफ ए, बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, अगेन देखो इन्होंने क्या बोला है, ए, बी और सी ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। इसका मतलब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए सी है। क्लियर? तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब यही होता है, ये आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था। ये कह रहा है इफ ए, बी, सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर क्या होगा, फाइंड ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी। तो इस चीज को हमें फाइंड करना था, इस चीज में ये वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हमारा निकल के आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी, तो यहाँ पे ए सी, और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए सी का मतलब होता है ए इंटू सी। ए से ए कट गया, फाइनली ये वैल्यू आएगी ए बाय सी। तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर की वैल्यू है ए इज टू सी, ए इज टू सी। मैं कहूँगा इसका आंसर सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ए इज टू सी, सी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको मिल गया। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिएगा। अ मेटल X is 16 times as dense as metal Z and metal Y is 7 times as dense as metal Z. In what ratio should X and Y be mixed to get an alloy 12 times as dense as metal Z? कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक बहुत प्यारा सवाल जो पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह का सवाल आपने प्रैक्टिस शीट 1 में भी किया था। वहां पे हमने क्या बोला था कि एक फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब भी डेंस वाला क्वेश्चन आता है तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मास क्या होगा, तो मास आपका हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम। तो डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है एक मेटल X है, मैं मार्क कर देता हूँ, एक मेटल X है, एक मेटल Z का रेफरेंस लिया है, और एक मेटल Y का भी मेटल Z के साथ रेफरेंस लिया है। ये बोल रहे हैं कि मास ऑफ मेटल X इज इक्वल्स टू, तो डेंसिटी ऑफ X इज व्हाट, 16K। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 16K कितना वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हमारा हम ले लेते हैं, लेट इट बी द P वॉल्यूम। K क्या है सर, तो वो भी यहाँ लिख देता हूँ, वेयर K इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मेटल Z। मेटल Z की डेंसिटी है। तो इन्होंने बोला था X जो मेटल है वो 16 टाइम्स ऑफ Z है, और Z की डेंसिटी है K। तो 16 ऑफ K मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम P इज व्हाट, तो P इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ मेटल X। मेटल X का वॉल्यूम मैंने P लिया है, ठीक है। तो मास ऑफ द मेटल X आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम लिख देंगे, सिमिलरली मास ऑफ मेटल Y। मेटल Y का मास कितना होगा, तो यहां पे बोल रहे हैं मेटल Y इज 7 टाइम्स ऑफ Z, डेंसिटी ऑफ Z मल्टीप्लाइड विथ Q। अब Q क्या है, तो Q मैंने लिया है वॉल्यूम ऑफ मेटल Y वॉल्यूम। तो हमने एक गिलास या 2 गिलास, हम ऐसा ले लेते हैं कि एक गिलास हमने कोई वॉल्यूम ले लिया X मेटल, और एक बड़ा बकेट हमने ले लिया Y का। उन दोनों को मिक्स किया तो 2 वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे और एक नया वॉल्यूम बनेगा। तो ये बोल रहे हैं कि मास 2 आपने ऐड किए,
मास ऑफ मेटल X when added with mass of metal Y। तो आपको यहां पे एक एलॉय मिल रहा है, ठीक है, न्यू एलॉय मिल रहा है जिसका मास ऑफ न्यू एलॉय, यहाँ इसको हटा दें तो यहाँ पे न्यू एलॉय हमें मिल रहा है, न्यू एलॉय। और इस न्यू एलॉय का भी अगर मैं यहाँ पे मास निकालूं तो मास ऑफ न्यू एलॉय कितना होगा, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मास ऑफ न्यू एलॉय, ये है हमारा डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ अगेन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है उसकी 12 टाइम्स 12 ऑफ के, तो 12 के उसकी डेंसिटी है और वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के किसके साथ, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो P प्लस क्यू। तो यहाँ पे ये आ जाएगा P प्लस क्यू, ठीक है। तो मास ऑफ द न्यू एलॉय, इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि 16 kp, यहाँ पे लिख देते हैं 16 kp व्हेन एडेड विथ 7 kq इट विल गिव यू 12 k ब्रैकेट P प्लस क्यू। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k से k कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 16p प्लस 7q विच इज इक्वल्स टू 12p प्लस 12q। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12 मतलब 4p विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5q एंड p बाय q इज इक्वल्स टू 5/4। ये रेशियो निकल के आएगा। तो हमारा आंसर है 5:4, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करिए। फोर्थ क्वेश्चन एकदम सिमिलर था शीट 1 जैसा, तो प्रैक्टिस शीट 2 में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, बस डाटा चेंजेस दिख रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। The velocity of a freely falling body when it strikes the ground is directly proportional to the square of the time taken by it to strike the ground। अब देखो इस तरह के जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे देखो फिजिक्स रिलेटेड आपको लगेगा, बट फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, वो मैथ्स का क्वेश्चन है। अब वहां पे भी आपको टॉपिक पहचानना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, मतलब डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड का यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये आपको एकदम मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बात की गई है। ये कह रहा है जो वेलोसिटी है किसकी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, मैं v की बात कर लेता हूँ। वेलोसिटी डिनोटेड बाय v, मैंने v ले लिया। तो वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला तो आप इस तरीके से एक सिंबल बना लीजिए, टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम उसको लग रहा है, उसका जब स्क्वायर कर देंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बाय इट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखो आपको डाटा दिया है, तो आपको ये चीज पढ़ाई गई है थ्योरी के अंदर कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो आपको इक्वल टू का साइन लगा के एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर मैं k मल्टीप्लाई कर दूं टाइम के साथ, तो ये जो डॉट मैंने लगाया है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहां से अगर मैं रेशियो बनाऊं तो ये बनता हुआ हमें दिख रहा है v/t स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। इस चीज का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आगे इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्ट्राइक द ग्राउंड। अब यहाँ पे मुझे टाइम दिया है, वो बोल रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है, मुझे 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्ट्राइक द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v1 इन्होंने दिया हुआ, डाटा दिया हुआ, तो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हर सेकेंड में कोई बॉडी 10 मीटर कवर कर रही है और उसको जो समय लग रहा है टोटल 5 सेकेंड लग रहा है, तो वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है आके। If it strikes the ground with the velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मान लीजिए अगर वेलोसिटी मैं रखता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड, मैंने बढ़ा दिया,
तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा दी। तो आप बताइए कि वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे टाइम जो t2 है वो हमें फाइंड करना है। देख रहे हो आप, मैंने जो भी डाटा दिया है उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में आपके सामने लिख दिया। सबसे शुरुआत में उन्होंने क्या बोला कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर की, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या चीज़ रेफरेंस में लेते हुए इस चीज़ को जो बोला था, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, कांस्टेंट लिया, ठीक है, और कांस्टेंट की जब वैल्यू निकाली तो वो v/t² आया। ये चीज़ें उन्हीं को समझ आएंगी जिन्होंने प्रॉपर तरीके से थ्योरी लेक्चर प्रोपोर्शन का और वेरिएशन का अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन और वेरिएशन का पहले आप थ्योरी वीडियो वॉच करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे v1 t1 दिया हुआ है, v2 भी दिया हुआ है, मुझे t2 फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल वही रेशियो का यूज करता हूँ, कौन सा, v/t2 का। तो ये रेशियो दोनों समय में इक्वल होगा, v/t2 एंड v/t2। तो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यही रेशियो इक्वल होगा किसका, दूसरी वेलोसिटी और टाइम के स्क्वायर का, t2 का। तो इस तरीके का ये जो रेशियो फॉर्मेशन आया ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उन्होंने मुझे ऊपर बोल दिया था, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने इस तरीके से रेशियो बना दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, तो वही है बेसिकली, अगर आप वैसे समझें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी बढ़ाई है तो कॉमन सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो कोई चीज़ बड़ी है तो दूसरी भी बड़ी है, मतलब x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, वही रेशियो है। बस जो उन्होंने डाटा बोला है मैंने उस लैंग्वेज में लिखा है, मैंने x y ना मानते हुए। क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यूज को उठाओ, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए वेलोसिटी आपको दी है 10, t2 आपको दिया हुआ है कितना, तो v1/t2 नहीं, यहाँ पे t1 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, तो ये आएगा t1, ठीक है। तो v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2, और यहाँ पे स्क्वायर पावर्स का स्क्वायर होगा, तो ये 10/t1 की वैल्यू हमें दी थी 5, तो 5 का बेसिकली हम यहाँ स्क्वायर करके लिख देंगे, विच इज इक्वल्स टू v2 की वैल्यू हमें दी है 40 और t2 हमें निकालना है, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो t2 का स्क्वायर आएगा एक्चुअली। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी, ये जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो ये ऊपर चली गई, ये यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये 40 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25। अब सही 25 कहाँ से आया, तो 5 का स्क्वायर किया है इसलिए 25 आया है, और ये जो 10 है ये t2 का साथ छोड़ के ये इधर आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने और कुछ नहीं किया, सिंपल। क्लियर। और यहाँ से 0 से जब मैं 0 को कट कर दूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो t2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, t2 का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 आ रही है। आप 4 को जब 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 100, और t2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो t2 की वैल्यू आएगी √100, क्योंकि पावर में स्क्वायर था, तो ये अपॉन 100, ठीक है, मतलब √100, और फाइनली t2 की वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। तो यहाँ पे t2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 सेकेंड्स, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे t2 जो आपका आया है वो 10 सेकेंड के बराबर आया है। आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो पहला चैप्टर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको समझाया था, तो मैंने वो रूल यहाँ पे लगाया है, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला टॉपिक एक बार अटेम्प्ट करिए तो आपको ये समझ आएगा मैंने ये क्या किया है। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने हो गया सॉल्व। आंसर इसका जो है वो सी ऑप्शन है 10 सेकेंड। मूव करें आगे, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासरूम्स। अभी 2 क्लासरूम हैं जिसमें बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो दिया है, और वो दिया है C1:C2। तो आपको एक रेशियो दिया है C1:C2 का, जो कि आपको दिया हुआ है किसके बराबर, 2:3 का। तो आपको बोला है क्लास 1 में और क्लास 2 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो अगर 2:3 है, तो ऐसा देखा गया कि अगर मैं 10 बच्चे पहली क्लास से निकालूं और दूसरी क्लास में डाल दूं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। और इसी के बाद में फिर अगर मैं स्टूडेंट्स निकालूं कहाँ से, C2 से इसको स्टूडेंट निकालूं C1 में डालूं तो रेशियो जो है वो 9:11 हो रहा है। आपको बात समझनी पड़ेगी हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिए
पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो रेशियो दिया है, क्यों ना मैं इस रेशियो के साइन को रिमूव कर दूं, जो मुझे रेफरेंस दिया है क्लास 1 में और क्लास 2 में जो इनिशियल रेशियो दिया है वो 2:3 बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास इन क्लास C1 ये जो है वे 2x बच्चे हैं, क्योंकि मैंने रेशियो का साइन हटाया तो एक अननोन क्वांटिटी यहां मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि रेशियो था तो रेशियो को मैंने मैथमेटिकल नंबर्स में फॉर्म करने के लिए एक अननोन क्वांटिटी जब डाली तो रेशियो का साइन रिमूव हो गया। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास C2 सेकेंड क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 3x थे। तो यहाँ पे कितने बच्चे पहली क्लास में थे, कितने बच्चे सेकेंड क्लास में थे, वो चीज मैंने यहाँ पर निकाल ली है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ऐसा देखा गया कि 10 बच्चे जब पहली क्लास से निकाले, कौन सी क्लास से, C1 क्लास से जब 10 बच्चे निकाले तो 2x से अगर मैं 10 बच्चे निकाल लूंगा तो आफ्टर टेकिंग आउट 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों को अगर मैं क्लास C1 से निकालूं तो आफ्टर टेकिंग आउट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10। क्लियर? और इन्हीं 10 बच्चों को जिनको मैंने निकाला उन 10 बच्चों को मैंने सेकेंड क्लास में डाल दिया। तो आफ्टर एडिंग आउट या आफ्टर एडिंग 10 स्टूडेंट्स 10 बच्चे इन क्लास C2, अगर क्लास C2 में वो ही 10 बच्चे मैं ऐड कर दूंगा तो ऑलरेडी 3x बच्चे थे, ये +10 यहां ऐड हो जाएगा। ये चीज इन्होंने बोली है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है सेकंड स्टेटमेंट में, इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर शिफ्टिंग 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम C1 टू C2, तो C1 से 10 बच्चे निकाले C2 में डाल दिए, तो निकाले तो माइनस, डाले तो प्लस, ठीक है ना। किसी एक क्लास से आपने बच्चे उठाए दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिए तो ऑलरेडी वहां जो बच्चे थे वहां से कम हो जाएंगे और यहां बढ़ जाएंगे, तो वही चीज हमने किया है। जब मैं ऐसा करता हूं C1 टू C2 देन द रेशियो इज 3:7। उस समय रेशियो क्या बन रहा है, तो उस समय जो रेशियो बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2x माइनस 10 अपॉन 3x प्लस 10, 10 बच्चे ऐड करने के बाद जो रेशियो बन के आ रहा है वो 3:7 का रेशियो बन के आ रहा है। ये चीज ये आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं व्हाइट बॉक्स में डाल देता हूं। तो ये मुझे पहली कंडीशन दी थी। अभी इसके बाद भी इन्होंने कुछ बोला है, इन्होंने बोला जब ऐसा कर रहा हूं तो ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो इस समय दोबारा फर्दर वर्ड का मतलब है कि दोबारा हमने यही काम किया। अब हमने क्या किया कि मैंने कुछ स्टूडेंट, पहले तो बता देता 10 बच्चे, लेकिन अब बोल रहा है मैंने कुछ बच्चे उठाए, वो कुछ बच्चे C2 से उठा के C1 में डाले तो रेशियो चेंज हो रहा है, वो 9:11 का रेशियो बन रहा है। तो बताइए मैंने कितने बच्चे उठाए, मैंने कितने बच्चे निकाले। तो पहले तो मैं यहां से ये कैलकुलेट करूंगा कि एक्चुअली बच्चे थे कितने, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास C1 एंड C2 इनिशियल में कितने थे, ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा मैं व्हाइट पेन से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सो दैट पहले ये जो हमारा बना है ये सॉल्व करते हैं। तो 7 इंटू 2x माइनस 10, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2x माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 10, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 2 इज 14x माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 9x प्लस 30। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14x माइनस 9x विच इज इक्वल्स टू 30 प्लस 70। ये माइनस 70 इधर गया, यहाँ 14 में से 9 गए तो ये बचा 5x विच इज इक्वल्स टू 100, और फाइनली x की वैल्यू आ रही है 100 डिवाइडेड बाय 5 जो हमें x की वैल्यू देगा 20।
ये चीज समझना, ये x की वैल्यू आई है। x क्या था? वो अननोन क्वांटिटी थी जो आपने क्लास 1 और क्लास 2 में रेशियो हटाने के लिए डाली थी। तो देयरफॉर हम यहां पे बोल देते हैं देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इन C1, क्लास C1 में कितने बच्चे थे? 2 इंटू 20 मतलब 40, तो 2 मल्टीप्लाइड विद 20 मतलब 40 स्टूडेंट्स थे। फिर उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स इन C2 क्लास, C2 में कितने थे? तो 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाइड विद 20 दैट मीन्स 60 बच्चे थे। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, वो ये क्लियर हुआ कि पहले वाला जो प्रोसेस मैंने किया उस समय करते समय मेरी पहली क्लास में 40 बच्चा था, मेरी दूसरी क्लास में 60 बच्चा था। मैंने पहली क्लास से 10 बच्चे निकाले थे और दूसरी क्लास में डाल दिए थे। तो जब पहली क्लास से 10 बच्चे निकाले तो अब जो सिचुएशन है, ये जो मैंने सॉल्व की है, ये सिचुएशन क्या है कि अब पहली क्लास में 30 बच्चा बैठा हुआ है और दूसरी क्लास में 70 बच्चा है। तो यहाँ पे एक मैं ब्लैंक शीट लेके आपको समझाता हूं कि अब जो सिनेरियो बन के आ रहा है मेरे सामने, वो ये बन के आ रहा है कि मेरे पास 2 ही क्लास है। इन दोनों क्लास में अब जो बच्चा बैठा हुआ है एट प्रेजेंट वो 30 बच्चा है पहली क्लास में और सेकंड क्लास में मेरे पास है 70 स्टूडेंट। सर आपने तो वहां पे बताया था पीछे कि 40 और 60 है। तो भाई ये जो 40 और 60 है ये इनिशियल में था। शुरुआत में जब मैं क्लास में गया तब मैंने देखा एक क्लास में 40 बच्चा है, दूसरी क्लास में 60 बच्चा है। मैंने पहली क्लास से 10 बच्चा निकाला, दूसरी क्लास में डाल दिया, तो ये सिनेरियो चेंज हो गया। ये सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया कि पहली क्लास से 10 बच्चा निकाला, दूसरी क्लास में डाल दिया। अब वो कह रहा है कि मैंने कुछ बच्चे C2 से निकाले। अब अगेन उसने क्या बोला? अगेन सम स्टूडेंट्स from class C2 is shifted to class C1। अब वो जो सम बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, let them y, मैं उनको y मान लेता हूं। let the number of students shifted be y, student shifted बी वाई, मैं उनको क्या मान लेता हूं? मैं उनको y मान लेता हूं। ठीक है ना? पहला वाला जो सिनेरियो हुआ था उसमें x वो एक अलग कहानी थी। ठीक है, अब पूरा सवाल चेंज हो गया है। ये जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट भी अगर आप देखें फर्दर वर्ड के बाद, ये जो फर्दर है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट शब्द है। दोबारा किया हमने अब क्या किया कि हमने कुछ बच्चे C2 से निकाले। तो अब हमने क्या किया, तो रेशियो जो था वो C1/C2 का चल रहा है। तो 30 बच्चा ऑलरेडी था, इसमें कुछ बच्चों को ऐड किया और C2 से मैंने कुछ बच्चे निकाले हैं। तो जब ये किया तो रेशियो क्या बन गया? इस केस में जो वो रेशियो बोल रहा है वो है 9:11 का रेशियो। तो 9:11 का रेशियो अब आ रहा है। इसको अब हमें सॉल्व करना है। अब ये वाला जो है ये मेन सेकंड फर्दर वर्ड के बाद का ये स्टेटमेंट था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस y विच इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड विथ C2 माइनस y। ठीक है, अब C2 में कितना बच्चा था? तो C2 में 70 स्टूडेंट थे। ये तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे जो C2 है इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वाइट पेन से 70 स्टूडेंट। तो 70 में से अब कुछ बच्चे निकाले ना, उसको हमने पहली क्लास में डाले, तो 30 के साथ ऐड किया है। तो यहाँ पे ये 11 इंटू 30 प्लस y ये हुआ। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 70 माइनस वाई 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाइड विथ 70 माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 इंटू 3 इज 33, 0 330 आएगा प्लस 11y विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7 इज 63, 630 माइनस 9y।
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 11y प्लस 9y विच इज इक्वल्स टू 630 और ये 330 वहां जाएगा तो माइनस 330 और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 11y प्लस 9y इज 20y 20y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 630 में से 330 गए तो ये आएगा 300 और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300/20 ये एक जीरो से एक जीरो कट गया y की वैल्यू आएगी 15 कैसे आया 15 इस 2 से ये 30 कट किया है तो 15 आया। अब ये y15 क्या है मतलब मैंने 15 बच्चों को अब सेकंड क्लास से उठाया और फर्स्ट क्लास में डाल दिया, ठीक है। और आपसे सवाल में क्या पूछा, आंसर क्या यही पूछा है, तो आगे क्या पूछा था, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं C2 से निकालूंगा C1 में डालूंगा सो दैट रेशियो 9:11 का आ जाए। तो वो बच्चे मेरे आए हैं 15 स्टूडेंट्स। ये जो रेशियो इन्होंने दिया था मैंने वही सॉल्व किया। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं अब सेकेंड क्लास से उठाऊंगा और फर्स्ट क्लास में डालूंगा, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस में 15 है, यस, बी ऑप्शन ये हमारा आंसर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी 15 आएगा। क्लियर, मूव करें आगे। जब तक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यहाँ तक आपको ये पूरे 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। तो 7th क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है कि राकेश अटेंडेड अ पार्टी, राकेश एक पार्टी अटेंड करने गया, वेयर अ लेडी आस्क्ड हिम हिज एज, एक लेडी ने उससे उसकी एज पूछी। तो राकेश का जवाब क्या था उसको पढ़ लेते हैं। राकेश कहता है कि ही सेड दैट 10 years ago, आज से 10 साल पहले, द सम ऑफ हिज एंड हिज डॉटर, मेरी एज, मतलब वो राकेश कह रहा है कि मेरी एज और मेरी बेटी की एज आज से 10 साल पहले सम करने पे 40 years थी। कितनी थी? 40 years। राकेश ने क्या जवाब दिया? राकेश ने एक पजल फॉर्म में सामने वाली लेडी को जवाब दिया कि आज से 10 साल पहले जो मेरी एज थी उसका सम जब मेरी डॉटर की एज से किया जाएगा तब 40 साल आएगा, तब सम 40 years एंड द रेशियो ऑफ हिज प्रेजेंट एज, और आज की एज की अगर मैं रेशियो की बात करूं मेरी और मेरी बेटी की एज की, तो यहाँ पे टू दैट ऑफ हिज डॉटर इज 7:3। आज मेरी और मेरी बेटी की एज के बीच में जो रेशियो है वो 7:3 है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश? अब आप बताइए कि इस पजल को सॉल्व करना है, राकेश की आज की एज क्या है। तो इस तरह के सवाल एज वाले मुझे लगता है कि डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछते हैं, ठीक है, और इस तरह के सवाल आपको देखने को भी मिलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो ऊपर दिया है वो मेरे काम का अभी नहीं है, ठीक है, ऊपर जो डाटा दिया है वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का क्या है? मेरे काम का ये प्रेजेंट एज वाला रेशियो है। पहले तो हम आज की बात करें कि आज का रेशियो क्या है। तो प्रेजेंट एज रेशियो, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? राकेश टू डॉटर। अब ये टू वर्ड का जो मैंने यहाँ पे यूज किया है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से तो गलत है, ठीक है, टू वर्ड यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे टू आना चाहिए। द रीजन इज बीइंग, ये उनको ही समझ आएगा जिसने रेशियो वाला लेक्चर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो आप पहले रेशियो वाला लेक्चर अटेम्प्ट करिए, टू का मतलब क्या है। तो जब भी रेशियो की बात होगी और टू बोला है दैट मीन्स यहाँ पे जो राकेश टू डॉटर बात हो रही है, इसको लिखने का तरीका मैंने सिखाया था। राकेश की प्रेजेंट एज और डॉटर की प्रेजेंट एज इस तरीके से एक रेशियो बन के आता है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे राकेश इज टू डॉटर, आर इज टू डी लिखने का तरीका होता है जो कि hमें दिया है 7:3, ठीक है। तो 7:3 दिया है। तो इस रेशियो से मैं ऐसा बोल सकता हूं therefore प्रेजेंट एज ऑफ राकेश, यहां से अगर मैं राकेश की प्रेजेंट एज निकालूं,
आज की एज राकेश की अगर हम निकालें तो वो आ जाएगी 7x, लेट इट बी 7x। आज की एज, प्रेजेंट एज की बात करते हैं। रेशियो का जब भी सिंबल रिमूव करना है तो वहां पे एक अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ, ठीक है। वो जो अननोन फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई किया वो x है, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर भी आ जाएगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर ये निकल के आएगी 3x। 10 साल पहले की बात की है। अब हम आ जाते हैं ऊपर वाले डाटा पे जहां पे उसने अपनी बात की शुरुआत की थी। वहां पे कहा था ही सेड दैट 10 years ago, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 10 years ago। अगर हम इस पे आ जाते हैं 10 साल पहले, ठीक है, तो राकेश एज वॉज क्या थी, तब राकेश की जो एज थी वो थी, आज की प्रेजेंट एज से 10 साल पीछे चले जाओ, आज की प्रेजेंट एज है 7x, इससे 10 साल पीछे चले जाओ तो राकेश एज वॉज 7x माइनस 10। ऐसे ही डॉटर्स एज वॉज, बेटी की एज कितनी थी, ये जो वॉज मैं यूज कर रहा हूं ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, तो वॉज पीछे जा रहे हैं हम क्योंकि, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 10। अब 10 साल पहले का ये डाटा था, उसने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला था, 10 years ago द सम ऑफ, ये जो वर्ड है ये जरूरी है, 10 साल पहले की जो एज थी उसका अगर मैं सम कर दूं, दैट इज 7x माइनस 10, इस एज को अगर मैं ऐड कर दूं 3x माइनस 10 के साथ, तो ये एज निकल के आ रही है 40 years, ठीक है। तो आपको कुल मिला के इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। क्लियर है? तो इसको मैं डाल देता हूं वाइट बॉक्स में और इसको अब हम करते हैं सॉल्व। चलिए इधर देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 7x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 3x इज 10x, माइनस 10 इज माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20 which is equals to 10x is equals to 60। देखिए मैं एक एक छोटी छोटी स्टेप लिख के जा रहा हूं क्योंकि आपको बातें समझ आए, और x की वैल्यू आ जाएगी 60/10, दैट इज x is equals to 6। अब x क्या लिया था हमने, तो आप देखिएगा x मैंने वो अननोन क्वांटिटी ली थी जिसको मैंने प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई किया था। तो जब x की वैल्यू आ गई तो क्या यहां से मैं राकेश की प्रेजेंट एज निकाल सकता हूं, मुझसे तो राकेश की प्रेजेंट एज ही पूछी है। तो राकेश की प्रेजेंट एज क्या मैं 7 into 6 बोल दूं, आज की राकेश की एज कितनी है, ये जो अननोन क्वांटिटी आई है इसको पिक करो और यहां x में डाल दो, तो 7 into 6 इज 42। तो यहां पे राकेश की जो प्रेजेंट एज है, देयरफॉर राकेश एज is equals to 7 into 6, that is 42 years। यहां पे देखिएगा, इसको हम डाल देते हैं एक बॉक्स में, ये आपका फाइनली आंसर निकला। तो ये थी राकेश की प्रेजेंट एज 42 years। इस 42 को अगर मैं यहां देखूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन मेरा जवाब आ रहा है। तो इस प्रकार से टोटल 7 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं सॉल्व। क्या आंसर आया, 42 years राकेश की प्रेजेंट एज है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8th क्वेश्चन देखिएगा ये क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 56। ये कह रहा है जो मीन प्रोपोर्शनल है दो नंबर्स के बीच का वो है 56। अब जैसे ही आप वर्ड मीन प्रोपोर्शनल देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल वाली थ्योरी थी वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए x बाय वाई अगर इक्वल है y बाय z के, तो ये जो y है इनको मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ठीक है। तो मीन जो वैल्यूज हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है xz इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो y है ये y मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है,
ठीक है, तो ये चीज उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने थ्योरी लेक्चर अटेंड किया है। अगेन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 56। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है, तो मतलब ये जो मीन प्रोपोर्शनल है ये 56 और 56 दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं कि कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हमें वो दोनों नंबर्स अभी नहीं पता। आगे दिया है क्या, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द सेम टू नंबर्स, वही दो नंबर्स जो ऊपर लिए थे उनके बीच में जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो 448 है। तो इस केस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शनल के समय मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था। फोर्थ प्रोपोर्शनल कब कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कब कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं जब A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D, तो D को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाता है। लेकिन जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात होती है तब मीन प्रोपोर्शनल के अंदर आपको ये चीज बताई थी कि इस केस में जो C है ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। मतलब अगर रेशियो आपको मिल रहा है A/B इज इक्वल टू B/C, तो ये जो C है ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा और ये जो B है ये मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है, और A जो है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी थ्योरी चीज में आपको बताई हुई हैं और समझाई हुई हैं। अब देखिए, हमें वो दोनों नंबर नहीं पता, बट हमसे उन दोनों ही नंबर्स का सम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हमसे सम पूछ रहे हैं उन्हीं दो नंबर्स को, जिन नंबर्स को हम एज्यूम करेंगे। देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इस तरह के सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव लेवल पे छोड़ के आ जाते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दो नंबर्स को एज्यूम करना है। एज्यूम कर लो। देखो, ऐसा मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी, इन दो नंबर्स को हम मान लेते हैं A एंड B। मैंने उन दोनों नंबर्स को क्या मान लिया? A एंड B। इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच का अगर मीन प्रोपोर्शनल मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख के दिखा सकता हूं कि A/56 इज इक्वल टू 56/B, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड B। ठीक है, इस केस में B क्या हो गया? थर्ड प्रोपोर्शनल बन गया। ये एक कंडीशन इन्होंने दी है। इस कंडीशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखिए A और B मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, A और B साथ में लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू 56 का स्क्वायर। ठीक है, ये 56 इस 56 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज को एक काम करो, आप डाल दो बॉक्स के अंदर। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई जो अभी आगे हमें हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। दूसरे स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि ये तो हो गई एक बात खत्म, अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात में ये बोलना चाह रहा है कि भाई अगर इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द सेम टू नंबर्स, उन्हीं दो नंबर्स का अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूं, ये है वो दो नंबर, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल यहां पे आएगा नीचे। वो कह रहा है अगर उन्हीं दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल 448 है, ऐसे है। ठीक है, तो अब आप A और B का सम बताइए। यहां पे देखिएगा, देखिए AB की वैल्यू हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 448 मल्टीप्लाइड विथ A विच इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। या ऐसा बोल दे कि A की वैल्यू मुझे यहां से मिल सकती है, A की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी B स्क्वायर अपॉन 448। इस चीज का हम यूज कर लेते हैं, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, इसको हमने बॉक्स में डाल दिया और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, इस सेकंड को उठा के अगर मैं फर्स्ट में डाल दूं, ये दो कंडीशन दी थी मैंने, दोनों कंडीशन लिख दी हैं और कुछ नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट 2 in 1, सेकेंड वाले को आप उठा के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब ऐसा करूंगा तो देखना यहां पे A भी लिखा है और A की वैल्यू क्या है? B स्क्वायर अपॉन 448। तो A की जगह पे मैं लिख देता हूं B स्क्वायर अपॉन 448 मल्टीप्लाइड विथ B। ये B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, देखिएगा वो A की वैल्यू उठा के A की जगह डाली विच इज इक्वल्स टू 56 का स्क्वायर। तो यहां पे ये 56 का स्क्वायर। अब देखिएगा, यहां से मुझे सिर्फ एक B मिलता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए b स्क्वायर को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा b क्यूब, और ये 448 56 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 56 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 448। कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो b की पावर में जो 3 है यहां से b बन जाएगा आपका क्यूब रूट। ये रेडिकल चेंज हो जाएगा, ऑर्डर उस रेडिकल का मतलब ये बेसिकली ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट लिखा है ये रेडिकल में चेंज हो गया, और इसका जो रेडिकेंट है वो बनेगा पूरा आपका 56 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 56 मल्टीप्लाइड विथ 8। सर ये कैसे आया 56 इंटू 8? तो ये बेसिकली 448 के फैक्टर की है। 56 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे 448 आएगा। ये चीज आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और जो b की पावर में 3 था वो यहाँ का ऑर्डर बन जाएगा, तो ये क्यूब रूट ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, और यहां से देखिएगा कि फाइनली जो मेरे b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, एक तो 56 का क्यूब है यहाँ पे, रेडिकेंट क्यूब रूट के अंदर आप देखेंगे 56 का क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करने पे b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और वो मिलेगी 56 इंटू 2। ये 56 3 टाइम्स है, एक 56 बाहर आ गया, ये 2 3 टाइम्स है, एक 2 बाहर आ गया, तो फाइनली b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 6 इज 12 और 112। ये मुझे b मिला। अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मुझे a फाइंड करना है, और a फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस b को यहां से उठाऊंगा, इसको मैं बोल देता हूं 3। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं 3, और यहां पे बोल देता हूं सब्स्टिट्यूट 3 इन फर्स्ट। इस थर्ड वाली वैल्यू को मैं उठाऊंगा और फर्स्ट में डाल दूंगा, तो आप देखेंगे a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और a की वैल्यू क्या मिल रही है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू थी 56 का स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू थी 112, तो यहां पे ये आ जाएगा 112। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो 56 से 112 घटेगा 2 टाइम्स, 2 से 56 कटेगा, तो यहाँ पे देखो a फाइंड करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड विथ 56 अपॉन 112, और यहाँ पे ये 56 से 112 कटा, 2 आया, इस 2 से ये 56 कटा, तो फाइनली जो a है, a की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 2 इज 4 और 2 इंटू 8 इज 16। तो मेरे पास एक तो b की वैल्यू आई थी, एक मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू आई है 28, और यही हमसे पूछा था। क्या हमसे वैल्यूज पूछी थी? तो नहीं, हमसे वैल्यूज नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था सम ऑफ 2 नंबर्स। ये सम ऑफ 2 नंबर्स मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो पार्टीशन बना देते हैं सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो कि चीज कहाँ से चालू की है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले मैंने ये सॉल्व किया, फिर मैंने ये सॉल्व किया, यहाँ से मैं यहाँ आया, मैंने b और a की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर है? अभी मैं 3 और 4 को ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझसे सम ऑफ 2 नंबर्स पूछा है। तो जब मैं a प्लस b करूंगा तो a प्लस b करने पे ये आ जाएगा 112 प्लस 28, और ये वैल्यू फाइनली निकल के आएगी कितनी, तो ये आएगी 140। 8 प्लस 2 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 और 4 140। तो मेरा आंसर क्या आया आपके सामने दिख रहा है, ये आंसर मेरा आया है 140। क्लियर है? ऑप्शन में 140 कहाँ है, तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। आसान सवाल था, कुछ नहीं। यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो कंडीशंस बोली थी हमने वहां से फर्स्ट और सेकंड ये बोली हुई दोनों कंडीशंस को येलो पेन से लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया, यहां से b की वैल्यू फाइंड की, b की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, और इसके बाद इस b की वैल्यू से मैंने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड की है। और a की वैल्यू कैसे फाइंड की, मैंने उस b की वैल्यू को पिक किया और फर्स्ट में डाल दिया। तो ये जो पार्ट मैंने किया है, ठीक है, ये पार्ट बेसिकली b के बाद उस वैल्यू को जब फर्स्ट में डाला तो यहाँ पे a की वैल्यू आई, वो a और b को ऐड किया, मेरे पास 140 आया।
इस प्रकार से आपको पूरी चीज को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। तो एक वीडियो बहुत प्यारी जहां पे प्रैक्टिस शीट में मैं आपको करा रहा हूं पूरे 10 सवाल। यहाँ पे 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए सारी वैरायटी सवालों की आपको कैसी लग रही है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स है, आप हर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करिए और फिर उनका सॉल्यूशन वीडियो ना देखना भूलें। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ही कह रहा है द स्पीड एट विच अ पर्सन रन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर इन हिज बॉडी। कई बच्चे पूछते हैं सर अगर हम डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं, अगर हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तो मैथ्स का कहीं यूज़ ही नहीं आएगा। तो भैया ये सवाल ले लो। इस तरीके से डॉक्टर्स भी चीज़ों का यूज़ करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा एक हमने क्या कैलकुलेशन किया कि यहाँ पे क्या बोला है, कोई बंदा अगर रनिंग करता है तो उसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? तो द स्पीड एट विच अ पर्सन रन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर इन हिज बॉडी। उसकी बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर उस समय दिखा रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकल बैकग्राउंड में भी आपका मैथ्स का टच रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि 10th तक की जो फाउंडेशन मैथमेटिक्स है अगर ये आपकी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए तो सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर उस समय उसका जो भी ब्लड प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैं कहूँगा एक कांस्टेंट वैल्यू इस प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रेशर आ गया। ठीक है, और इससे हमें एक रेशियो मिल रहा है कि स्पीड अपॉन प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कांस्टेंट वैल्यू वो है, क्या सवाल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें रेशियो दिया होगा पक्का। सवाल में आगे क्या दिया होगा? हमें दिया होगा स्पीड 1 अपॉन प्रेशर 1 शुड इक्वल्स टू स्पीड 2 अपॉन प्रेशर 2। डाटा देख लेते हैं। S1 अपॉन P1, S2 अपॉन P2। S1 और P1 की वैल्यू क्या दी है? द स्पीड ऑफ अ पर्सन इज 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर किसी पर्सन की स्पीड यहाँ पे बोल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड है तो उस समय उसकी बॉडी का जो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो होगा 120 यूनिट्स का। आप बताइए फाइंड द ब्लड प्रेशर इन यूनिट्स ऑफ द पर्सन रनिंग एट 8.5 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पर्सन इस स्पीड से भाग रहा है, किस स्पीड से? 8.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर भाग रहा है तो उस समय उसका प्रेशर क्या होगा, उसके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होगा वो वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको फाइंड करनी है। उठाइए वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 अपॉन S1 अपॉन P1 120 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, S2 की वैल्यू दी है 8.5 और P2 हमें फाइंड करना है। तो P2 ऊपर चला जाएगा 2 के पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 के साथ डिवाइडेड बाय 2। ये 2 P2 के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 120 8.5 के साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं डेसिमल रिमूव कर दूं तो P2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 85 मल्टीप्लाइड विथ 120 अपॉन 20। और इस 0 से ये 0 कटा, इस 2 से ये 12 कटा, 6 टाइम्स 85 इंटू 6 कर दीजिए, ये आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर आ जाएगा। 85 इंटू 6 का मतलब 6 इंटू 5 इज 30, 3 कैरी, 6 इंटू 8 इज 48, 49, 50, 51, 510 क्या यूनिट्स। तो 510 यूनिट्स आपका आंसर है, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये था इसको करने का तरीका। यहाँ पे ये जवाब निकल के आया। इतना आसान था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ सिमिलैरिटी थी, मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 6 या 7 से रिलेटेड। ठीक है, तो वैसे ही था, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वैल्यू दिया हुआ था। तो वहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का अगर आपको एक सवाल आपने पीछे ध्यान दिया है तो अभी मैंने 6th या 7th क्वेश्चन कराया था या 5th क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, जहाँ पे मैंने आपको
इसी तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन कराया था, वो भी सिमिलर था, सिर्फ टर्म्स यूज हुई हैं। वो फिजिक्स का सवाल था, ये थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड सवाल है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और वो है क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है एक पिताजी हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास जो 22,515 रुपीज है, यहाँ पे रुपीज का साइन होना चाहिए था, जो कि नहीं, आप लगा लीजिए। चलिए, तो अ फादर वांट्स टू डिवाइड रुपीज 22,515 अमंग हिज 4 सन। 4 बच्चों के नाम यहाँ पे दिए हैं, वो दिया है P, Q, R एंड S। क्लियर? तो P, Q, R एंड S उसके 4 बच्चे हैं उन पिताजी के। वो चाहते हैं इस पैसे को इन चारों के बीच में डिवाइड करें, लेकिन कैसे डिवाइड करें? तो वो डिवाइड करने वाला जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है। तो आप बताइए सिर्फ Q के पास कितना पैसा आएगा, सिर्फ Q का आपको शेयर बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो शेयर का पार्ट इन्होंने दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए एक रेशियो इक्वल टू 1/2 बोला, दूसरा रेशियो इक्वल टू 1/2 बोला, थर्ड रेशियो आपको अगेन 1/2 बोला। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला एक पार्ट ले लूं जहां पे लिखा है पीस शेयर अपॉन क्यूज शेयर, तो इस केस में ये रेशियो दिया है 1/2। ठीक है, मैं सिर्फ एक पार्ट ले रहा हूं। कौन सा वाला पार्ट? अगर मैं आपको ये बोर्ड क्लियर करके यहां पे फिर से समझाऊं, तो ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इसको अगर इक्वल टू 1/2 मान के चलूं, ये मैंने 1/2 मान लिया, तो इस केस में आपका जो Q शेयर है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा P शेयर के साथ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर Q's शेयर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P's शेयर। ये स्टेटमेंट आपने बना लिया, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं। कोई डाउट? मुझे यहां से ये पता चल गया कि Q का शेयर कितना है, और Q का शेयर कितना है तो वो 2 टाइम्स ऑफ P शेयर है। अगर मैं सेकंड वाले शेयर को पिक करूं और अगेन इसको इक्वलाइज करूं 1/2 के बारे में के साथ, अगेन यहां पे मैं लिख रहा हूं अगेन इफ Q's शेयर अपॉन R's शेयर इज इक्वल्स टू 1/2, तो दैट मीन्स R शेयर की वैल्यू आ जाएगी। R का शेयर कितना होगा? तो R का शेयर होगा 2 टाइम्स ऑफ Q's शेयर। अगेन मैं इसको भी बॉक्स में डाल देता हूं। मेरे पास देखिए 2 लोगों की शेयर की क्वांटिटी आ गई। Q शेयर कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ P शेयर। R शेयर कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ Q शेयर। ठीक है, अगेन थर्ड वाला अगर रेशियो में पिक करता हूं, इफ R शेयर अपॉन S शेयर, S के शेयर की मैं बात करूं, इसको इक्वलाइज करूं 1/2 के बाद साथ, तो यहां पे ये निकल के आएगा S शेयर, S का जो शेयर है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R शेयर, ऐसा निकल के आएगा। इसको भी एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूं। देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास Q की शेयर की वैल्यू है, मेरे पास R के शेयर की वैल्यू है, और मेरे पास S के शेयर की वैल्यू है। मेरे पास किसकी नहीं है? 3 लोगों की शेयर की वैल्यू तो आ गई, मेरे पास P के शेयर की वैल्यू नहीं आई है। तो ये जो 4 भाई हैं, ठीक है, इनके पास कितना शेयर जाएगा? अगर इस पूरी चीज को मैं P के टर्म्स में यहां लिखूं, P के लिए मैं मान लेता हूं P का शेयर 1 है, तो लेट PQRS रेशियो, ठीक है, ये रेशियो किस केस कैसे आएगा? तो P का रेशियो अगर मैं 1 मान लेता हूं, क्योंकि P के बारे में नहीं दिया, तो P को अगर मैं 1 मान लेता हूं, तो इस केस में Q का जो शेयर है वो 2 टाइम्स ऑफ P शेयर है, तो 2P हो जाएगा, विच इज रेशियो ऑफ R। R का शेयर कितना है? वो 2 टाइम्स ऑफ Q शेयर है, तो 2 टाइम्स ऑफ Q शेयर, ठीक है, इज टू
एस की वैल्यू क्या है, तो एस के पास कितना शेयर गया, एस के पास गया 2 टाइम्स ऑफ आर शेयर, ऐसे ही लिखा था, तो ये 2 टाइम्स ऑफ आर शेयर। तो आर क्यू एंड आर के टर्म्स में, मुझे पी के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे आप देखोगे सब कुछ पी के टर्म्स में आ जाएगा। पी का खुद का रेशियो 1 है, ठीक है, तो इसको यहां तो ऐसा मैं बोलूं कि पी का शेयर अभी नहीं डिसाइडेड था, तो पी है, बट बाकी के शेयर पी के टर्म्स में क्या है, तो अगर पी का शेयर कुछ है तो क्यू को पी का 2 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। आर को क्यू का 2 टाइम्स मिलेगा, और क्यू को क्या मिल रहा है, तो क्यू को 2p मिल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस 2p को उठा के मैं इस q की जगह डाल देता हूं, तो यहां पे p इज 2p इज, ये इस 2 का साइन है, ठीक है, और q की वैल्यू थी 2p, तो q को 2p का जो रेशियो मिल रहा था, ये 2p मैं यहाँ q की जगह डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 2p इज 2 टाइम्स ऑफ r। r को क्या मिला है, तो r को मिला है 4p, तो यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा 4p। आप देखेंगे सब कुछ p के टर्म्स में आ गया, तो इसका मतलब p को कितना रेशियो मिला, p को p मिला, हमें नहीं पता कितना मिला, p को p मिला मान लेते हैं, ठीक है। q को कितना मिला, तो q को मिला 2p, r को कितना मिला, तो r को मिला 4p, और s को कितना मिला, तो s को मिला 8p। देखो सबको p के टर्म्स में पैसा मिला। अगर p को 1 रुपए मिला है तो q ब्रदर को 2 रुपए मिले, 2 into 1, ठीक है। ऐसे ही r को कितना मिला है, तो r को 1, 4 into 1 मतलब 4 रुपए मिले। तो ऐसे अगर डिवाइड देखा जाए तो फाइनली जो रेशियो निकल के आ रहा है वो रेशियो मेरा क्या निकल के आ रहा है, तो अगर p को 1 रुपीज मिले हैं तो q को मिले हैं 2 रुपीज, r को मिले हैं 4 रुपीज, s को मिले हैं 8 रुपीज, 8 टाइम्स ऑफ p, ये रेशियो में पैसा बटेगा, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। और यही यहाँ पे दिया हुआ है। उनके पिताजी चाहते हैं कि वो इतना पैसा डिवाइड करें अपने चारों बच्चों के बीच में, ठीक है। तो वो रेशियो उन्होंने कैसे निकाला, ये उनकी इच्छा थी। उन्होंने कहा कि जो भी पीस का शेयर है, पी शेयर अपॉन क्यू शेयर करें, या क्यू शेयर अपॉन आर शेयर करें, या आर शेयर अपॉन एस शेयर करें, सबका रेशियो 1/2 आना चाहिए। तो इस चीज को मैंने रिजेंबल करते हुए, मैंने इसको मानते हुए कि ये हमें जो डाटा दिया है इस हिसाब से अगर मैं निकालूं तो वो रेशियो निकल के आएगा 1:2:4:8। क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा है कि बताइए इस 22,000 में से, 22,515 में से, 22,515 में से क्यू वाला जो भाई है जिसका नाम क्यू है उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, इसको मैं एक ब्लैंक शीट पे समझा देता हूं। तो देखिएगा यहां पे क्यू शेयर की अगर मैं बात करूं तो क्यू शेयर को मिल रहे हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ व्हाट, तो आउट ऑफ व्हाट मतलब 1 + 2 + 4 + 8 इस रेशियो में बांट रहे। तो 3 + 3 = 6, 7 + 7 is 14 and 15, तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 15 पार्ट्स, 15 टुकड़े किए हैं। 15 टुकड़े में से जो क्यू का पार्ट है वो 2 टुकड़े हैं, क्यू को 2 पार्ट्स मिले हैं आउट ऑफ 15, तो यहां पर क्यू को मिले हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 15। किस पैसे का, तो ये है 22,515 रुपीज। क्लियर है, पीछे आके देखें तो यस 22,515 रुपीज का। चलिए इधर देखिएगा, अगर मैं इस 15 से ये पूरी चीज को कैंसिल आउट करूं तो 3 5 टाइम्स इज 15, 3 7 टाइम्स इज 21, 3 5 टाइम्स इज 15, 0, 3 5 टाइम्स इज 15। अगेन ये 5 से जाएगा तो ये 5 से जाएगा तो Q का शेयर निकल के आ जाएगा। Q शेयर क्या निकल के आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 5, 1 टाइम्स इज 5, 5 5 टाइम्स इज 25, 5 1 टाइम्स इज 5। तो यहां पर पैसा कितना मिला है, तो वो मिला है इसको 3,002 रुपए। तो Q को कितना पैसा मिला है, Q को मिला है 3,002 रुपए। 3,002 रुपीज जो है ये Q का शेयर है, ठीक है। 2 × 1501 मैंने किया, तो यहां पे देखिएगा आंसर
₹3002 ये है आपका बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ₹3002 मिले हैं किसको? वो मिले हैं क्यू को। तो इस प्रकार से 10th क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बहुत प्यारा सवाल जो आपके सामने हो गया है सॉल्व। तो उम्मीद पूरी करता हूं आपने 10 क्वेश्चन की वैरायटी आपको सब अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रैक्टिस शीट्स अच्छे से समझ आ रही हैं, हाँ या ना? क्लियर? चलिए, तो फाइनली मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपको सारी वीडियोस वॉच करनी है प्रॉपर एक अरेंज मैनर में, कहां से टॉपिक की स्टार्टिंग हुई है और कहां पे अंत हुआ है एक अरेंज मैनर में, तो इसके लिए आप गूगल राजा के पास जाइए, मतलब गूगल सर्च इंजन में जाइए, वहां पे जाके टाइप करिए magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे ऑप्शंस जहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनटीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे वो लॉ रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो आपका नीट या आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते ही आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा IIT JEE। आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है IIT JEE क्लियर करना, तो वहां पे फाउंडेशन, अगर आपकी क्लास है 7th 8th 9th 10th, तो डेफिनेटली आप फाउंडेशन की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो आपको फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपके तीनों फैकल्टीज अवेलेबल हैं, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट हो। तो आपको मेरे द्वारा पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स, आप उन टीचर के फोटो के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच नाउ। आप वॉच नाउ को क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके सामने उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में सारे के सारे टॉपिक्स दिखने लगेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर टॉपिक इन अरेंज मैनर, जब आप इन टॉपिक्स को क्लिक करते हैं तो हर एक छोटे सब पार्ट का भी प्रॉपर तरीके से थ्योरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। DPPs मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, यहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। ठीक है, एक अरेंज मैनर में आप बस उस टॉपिक पे क्लिक करिए और वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। मैग्नाब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई फीस या वेबसाइट पे भी किसी तरह की कोई फीस या चार्जेस कहीं पे नहीं करने। आपको सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम है कि वीडियो को अभी जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। इसी के साथ में आपको जल्दी से चैनल को करना है सब्सक्राइब। आप बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट डेली की जो नोटिफिकेशंस आती हैं, डेली जो नई वीडियोज आ रही हैं, वो पहले आप तक पहुंचे। और तीसरा काम आपको करनी है शेयरिंग, मतलब आपको इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पे, सो दैट और भी बच्चों तक जिनको आज नीड है IIT JEE क्रैक करने की, उन तक इन वीडियोस की लिंक पहुंचे, वो लोग भी घर बैठ के तैयारी कर पाए। तो इतना आसान, बस 3 छोटे काम और कुछ नहीं। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।